अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड अपडेट्स। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह ये मुल्क दुख भरे हालात का शिकार है और इस मुल्क के लोग किस तरह मुश्किलात का शिकार हैं। ये कोई और मुल्क नहीं बल्कि मुसलमानों का मुल्क यमन है। यमन के मुतल्लिक न्यूज़ आ रही हैं कि यमन दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा खुराक की कमी का शिकार है। यहाँ के लोगों के पास खाने को खुराक नहीं है और ना पहनने को कपड़े हैं और ना इनके पास कोई इलाज है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक यमन में हर बच्चा 10 मिनट बाद इसलिए मरता है क्योंकि ना तो उसको खाना फराहम करने के लिए कोई किसान है और ना ही उसका इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर वगैरह हैं। एक और सर्वे के मुताबिक यमन में 22 लाख बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल की उम्र में ही खुराक की कमी का शिकार हो गए हैं और उनको इस तरह की बीमारियां लग गई हैं जिनका अब इलाज नहीं हो सकता। सवाल ये बनता है कि यमन इन सब का शिकार क्यों है? क्यों यहाँ के बच्चे बड़े भूख प्यास का शिकार हैं? क्यों इनके पास कोई इलाज नहीं है? क्या यमन के लोग अपना सुकून बर्बाद करने पर तुले हुए हैं या कोई बैरूनी ताकतें हैं जिन्होंने यमन को तबाही के दहाने पर पहुंचाया? यमन में सिविल वार क्या है और इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, इसका पता हम इसकी तारीख से लगा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जनरल नॉलेज का MCQs है कि विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अल खैबर मिसाइल अगेंस्ट इसराइल? कौन सा मुल्क है जिसने अल खैबर मिसाइल को लॉन्च किया है इसराइल के खिलाफ? ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नीचे कमेंट्स में इसका आप सही आंसर लिखें और वीडियो के एंड पर सही आंसर बता दूंगा। यमन एक इस्लामी मुल्क है। इसके नॉर्थ में सऊदी अरेबिया और इसके मगरब में रेड सी पाया जाता है। ये एक इस्लामी मुल्क है। इसमें 2 फिरके रहते हैं, एक सुन्नी और एक शिया। वैसे तो यमन एक शुरू से ही गरीब मुल्क है, लेकिन असल कहानी इसकी शुरू होती है सन 2000 में। 2000 में शिया ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो अपने हकूक के लिए लड़े, और उन्होंने 2004 में बाकायदा गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। इस लड़ाई के पीछे उनकी 3 वजूहात थी। एक तो ये थी कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी गवर्नमेंट की, जैसे कि मुल्क एक बहरान से गुजर रहा था, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, ना कोई इलाज था वहाँ पे, ना कोई खाने की चीज़ें थी। दूसरी वजह यह थी कि शिया यमन में बहुत कम पाए जाते थे। यमन में 35% जो आबादी थी वो शिया की थी, तो इसीलिए उनको लगा कि हम अक़लियत हैं, इसीलिए हमारे हकूक़ को सलब किया जा सकता है। तीसरी और बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो सुन्नियों की थी। शिया सुन्नी इख्तलाफात तो सदियों से चलते आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि शायद ये हमारे हकूक़ को दबा दें, तो उन्होंने इनके खिलाफ जंग का ऐलान शुरू कर दिया और ये जंग 2004 से 2011 तक रही, लेकिन इतनी खास ना रही कि गवर्नमेंट ने इनको दबा के रखा। लेकिन 2011 में तकदीर का दरवाज़ा इनकी तरफ खुलना शुरू हो गया जब यमन के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह ने एक दबाव के तहत अपनी हुकूमत को अपने डिप्टी अब्दुल रब्बा हादी के सुपुर्द कर दिया। इससे यमन की मईशत का पहिया जो पहले ही डाउन चल रहा था और ज्यादा आहिस्ता चलना शुरू हो गया। जब अब्दुल रब्बा हादी ने हुकूमत संभाली तब यमन का मुआशी बहरान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। चूँकि वो हुकूमत में नए थे, इसीलिए वो मईशत को परवान चढ़ाने में नाकाम रहे। इसके साथ साथ उनको जान की धमकियाँ भी दी जाती थी। अब्दुल रब्बा हादी की हुकूमत गिरने की एक और बड़ी वजह यह भी है कि उनके पास जो अफवाज थी वो उनके साथ ज़्यादा वफादारी नहीं दिखा रही थी, क्योंकि उनसे पहले जो प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सालेह थे वो उनके वफादार थे और उनका ही रहना चाहते थे। इससे मुल्क के हालात और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए और लोगों में हुकूमत के मुतल्लिक़ तनाज़ात बढ़ने शुरू हो गए, जिससे वहाँ के लोगों का हुकूमत पर से एतबार उठ गया और इन सब का फ़ायदा उठाया वहाँ पे मौजूद एक ग्रुप ने जिसको हौथी कहा जाता है। हौथी एक शिया का ग्रुप था। इस ग्रुप ने यमन के सूबे सदा पर हमला किया और वहाँ का कंट्रोल ले लिया। 2014 में इस ग्रुप ने अपनी ताकत को बढ़ाया और यमन के दारुल हुकूमत सना पे हमला बोल दिया और वहाँ का भी कंट्रोल ले लिया और प्रेसिडेंट अब्दुल रब्बा हादी पर जोर डाला कि वो मुल्क छोड़ के चला जाए।
तो इस बात को मानते हुए प्रेसिडेंट हादी ने मार्च 2015 को सऊदी अरेबिया में पनाह ली। ये वो वक्त था जब यमन के हालात बद से बदतरीन थे। इन हालात में जंग छेड़ना एक अक्लमंदाना फैसला था या फिर लोगों की परवाह किए बगैर ये एक तख्त की जंग थी। ये ग्रुप सिर्फ अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने तक ना रहा बल्कि इसने सऊदीया पर भी हमले शुरू कर दिए और कहा जाता है कि इसने बच्चों को भी सिपाही के तौर पर इस्तेमाल किया। जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं कि जो हिस्सा नीले रंग का है यहाँ पे हौथी की फोर्सेस हैं, मसलन शिया के लोगों की हुकूमत है, और जो हिस्सा रेड कलर का नजर आ रहा है इसमें अभी तक जंग जारी है। इस ग्रुप के लीडर का नाम अब्दुल मलिक अल हौथी है और यही हौथी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। अब जाहिर सी बात है, जब इस ग्रुप ने सऊदीया पे हमला किया तो सऊदीया ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और यहाँ पे सऊदीया का साथ दिया यूनाइटेड स्टेट ने और उसने सऊदीया को वेपन फ्राहम करना शुरू कर दिए। चूंकि हौथी एक शिया का ग्रुप है इसीलिए ईरान ने भी हौथीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसी तरह ये जंग सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक की जंग बन चुकी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सऊदीया ने जिस रास्ते से खुराक यमन की तरफ आती थी वो रास्ता रोक दिया और यमन की खुराक को बंद कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि जो लोग पहले यमन में खुराक की कमी का शिकार थे अब वो खुराक की कमी की वजह से मरना शुरू। हालात बद से बदतर होते गए, लेकिन इन हालात को कंट्रोल करने के लिए 2017 में अब्दुल्ला साले और हौथीज के लीडर ने ये फैसला किया कि हम मुआहदा करेंगे जिसमें मुल्क के हालात को बेहतर किया जाएगा और मुल्क में पुरसकून फिजा कायम की जाएगी। लेकिन ये मुआहदा ज्यादा देर तक ना चल सका और अब्दुल्ला साले ने ये मुआहदा तोड़ दिया और जंग का ऐलान कर दिया और अपने पैरोकारों को कहा कि वो हौथीज के खिलाफ जंग करे। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि मुल्क में मजीद तोड़ फोड़ होना शुरू हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं जंग के असरात की वजह से मुल्क कैसे बदहाली का शिकार है। क्या इतने नाजुक हालात में जंग छेड़ना एक अहम फैसला था या इसके पीछे कोई ना कोई साजिश थी? क्या गवर्नमेंट को अवाम का ख्याल नहीं आया कि अवाम हमारे भूखे मारे और हम यहाँ पे जंग छेड़ने पे आ गए हैं? खैर, जंग का नतीजा ये हुआ कि साले मारा गया और उसके वफादारों ने सऊदीया की फोर्सेस ज्वाइन कर ली। जंग मजीद छिड़ गई और इस जंग की जवाबी कार्रवाई में हौथीज ने मिसाइल लॉन्च किए जो कि यूएई और सऊदीया में जाके हिट हुए और वहाँ के मासूम लोग इस जुल्म का निशाना बने। यूएस और सऊदीया का कहना है कि हौथीज को जो वेपन फ्राहम कर रहा है वो ईरान है, लेकिन ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि वो इस जंग में शरीक नहीं है। जंग जिसने भी शुरू की, लेकिन इस इक़्तिदार की जंग में आम आवाम पिस के रह गई और वो मौत का शिकार होती गई। इस जंग के नताइज बहुत ही खौफनाक निकले और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के शुरू में यमन में जंग की वजह से 3,77,000 अमवात पेश आए, जिनमें से 60% ऐसे लोग थे जो भूख की वजह से मर गए और दूसरे इसलिए मर गए क्योंकि उनके पास कोई इलाज नहीं था, उनके पास उनकी बीमारियों के लिए कोई इलाज नहीं था और ना ही उनके पास पीने के लिए अच्छा पानी था। और ये भी कहा जा रहा है कि 11,000 बच्चे खुलेआम फायरिंग की वजह से मौत का निशाना बने और जो बच जाते हैं वो खुराक की कमी की वजह से अपाहिज हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चे ही मुल्क का सरमाया होते हैं और जिस मुल्क के बच्चे ही बीमार हों वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। और अफसोस की बात यह है कि ये मुल्क भी मुसलमानों का है और इसमें जो जंग हो रही है ये भी मुसलमान ही कर रहे हैं। हम फ़लस्तीन या कश्मीर के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? हम अपने मुसलमानों के बच्चों को ही एक सिक्योर फ्यूचर नहीं दे सकते, वो भी हमारे हाथों से महफूज नहीं। इक़्तिदार की जंग में मुसलमानों ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है, इसीलिए ये आज भी गुलामी का शिकार है। आपकी इस वाक़े के मुतल्लिक़ क्या राय है? अपनी राय आप दें कमेंट्स में। और आते हैं अपने सवाल की तरफ कि किस मुल्क ने इसराइल के खिलाफ अल खैबर मिसाइल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ईरान। जी हाँ, ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने कहा है कि ये एक ऐसा मिसाइल होगा जो कि डायरेक्ट इसराइल को जाके हिट करेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें और अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचा दें।